अस्सलाम वालेकुम। तो आज नेक्स्ट आपका है जो लास्ट टाइम कल लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा था, उसके अंदर आयलर्स इक्वेशन थी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का जस्ट थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। आज नेक्स्ट आप लोगों का जो फर्दर टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं जो आज पढ़ना है, और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। पहले था जस्ट आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, ये नहीं कि वो लाजमी थी कि वो लीनियर होंगी या नॉन लीनियर होगी, लेकिन ये आपके पास होंगी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी और इनके सॉल्यूशन के रिलेटेड आज हमें पढ़ना है। मैं ऑलरेडी आप लोगों के सीआर को भी बता चुका हूँ कि आप लोगों के इंशाल्लाह जो मिड टर्म है वो नेक्स्ट मंथ, जो अभी तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि हेड ऑफिस वालों की तरफ से वो मिली है कि 15 जून से आप लोगों के स्टार्ट होंगे मिड टर्म्स और 15 से 20 जून तक सारे मिड टर्म्स पेपर आप लोगों के हो जाएंगे। इसलिए अभी से आप लोग उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, अभी से प्रिपेयर हो, क्योंकि दरमियान में वक्फा बिल्कुल नहीं होना। 5 दिन ही है जिनके अंदर आप लोगों के मिड टर्म एग्ज़ाम ख़त्म होने हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट ऑर्डर जैसे बात से ही आपको पास शो हो रहा है, बात से ज़ाहिर हो रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनका हाईएस्ट डेरिवेटिव जस्ट 1 होता है। लेकिन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इनके लिखने का अलग तरीका है। अब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ वन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ऐसी इक्वेशंस हैं जो इस फॉर्म में लिखी जाती हैं कि dy/dx प्लस p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो आपके पास इस फॉर्म में लिखी जाएं कि dy/dx प्लस p ऑफ एक्स वाई प्लस q ऑफ x, के यहाँ पे p ऑफ x का मतलब है कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हों, फंक्शन ऑफ x हों साथ y से। यहाँ पे आप लोगों इस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं कि ये dy/dx, लेकिन यहाँ p ऑफ x के साथ y होगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, q ऑफ x। तो सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आपके पास क्या होती हैं, इस टाइप की इक्वेशंस को फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, वेयर p एंड q आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ x। Equation 1 is linear equations in standard form. Since the exponential growth decay equation, इसी की ही आपके पास जो exponential growth decay equation जो है आपके पास, वो आप लोगों ने लास्ट टाइम एक चैप्टर जो पढ़ा था ट्रांसकेंडेंशियल फंक्शंस, उनके अंदर वो आपके पास यूज़ हुआ था कि dy/dx इज इक्वल टू ky। अगर उसको राइट साइड पे आप लेके आ जाए तो वो बनता है dy/dx माइनस के वाई इज इक्वल टू 0। अगर आप इस जो आपके पास ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को आप कंपेयर करते हो इस इक्वेशन के साथ, तो आपको यहाँ पे p ऑफ x क्या मिलता है, यहाँ पे प्लस p ऑफ x y, तो p ऑफ x आपके पास होगा माइनस k, क्योंकि माइनस k आपके पास क्या हो जाएगा, p ऑफ x। एंड q ऑफ x की जगह पे क्या है, q ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0, तो आप यहाँ पे लिखेंगे q ऑफ x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 इज लीनियर इन y बिकॉज y एंड इट्स डेरिवेटिव अकर्स ओनली टू द फर्स्ट पावर, दे आर नॉट मल्टीप्लाइड टूगेदर और नॉर डू दे अपेयर एज द आर्गूमेंट ऑफ फंक्शंस। क्या आपके पास यहाँ इस फंक्शन का ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास dy/dx जो फर्स्ट डेरिवेटिव है और जो y है वो जस्ट 1 पावर के अंदर है। यहाँ पे भी देखें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx और जस्ट y जो है ये दोनों आपके पास क्या है, फर्स्ट पावर के अंदर अकर हो रहे हैं। और ना ही आपके पास जो आर्गूमेंट्स हैं यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई आपस में कहीं में ही नहीं हो रहे, कि जैसे इस तरह के आर्गूमेंट्स जो साइन थीटा कॉस थीटा वाले होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं, और dy/dx का स्क्वायर रूट के इस फॉर्म में कोई भी ऐसे फंक्शन यहाँ पे नहीं आ रहे जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों। दो अलग इस तरह के फंक्शन अगर आपके पास इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हों, ऐसी इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं होती। अब नेक्स्ट है कि ये गिवन इक्वेशन है आपके पास
फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, कि ये गिवन इक्वेशन है x dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y। आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन को आपने डिवाइड करना है या शो करना है या बनानी है इसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए क्या करेंगे, गिवन था x dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y, तो x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा x dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस 3y। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास जो p ऑफ x है ये फंक्शन ऑफ y है, तो यहाँ y वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे लेके जानते हैं, ये बन जाएगा dy ओवर dx माइनस 3 ओवर एक्स y इज इक्वल टू x। तो ये आपके पास क्या बन गई, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। लेकिन यहाँ पे p ऑफ x आपके पास क्या है और q ऑफ x क्या है, p ऑफ x आपके पास ये सारी टर्म होगी। एक बात याद रखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे प्लस का साइन है, इसके अलावा जो भी साइन यहाँ पे आएगा तो वो p ऑफ x की वैल्यू होगी। तो p ऑफ x इज इक्वल टू है माइनस 3y, ये आपके पास क्या है माइनस 3y। एंड q ऑफ x आपके पास क्या है, फंक्शन ऑफ x यहाँ पे, तो q ऑफ x इज इक्वल टू है x। या नीचे भी उसने गिवन दिया हुआ है कि नोट दैट p ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर x नॉट 3 ओवर x। द स्टैंडर्ड फॉर्म इज y प्राइम प्लस p ऑफ एक्स y इज इक्वल टू q ऑफ x, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है इसलिए आपके पास ये माइनस 3 ओवर x क्या है p ऑफ x। सो द माइनस साइन इज द पार्ट ऑफ द फार्मूला फॉर p ऑफ x। आपके पास माइनस साइन जो है वो p ऑफ x के लिए होगा। अब नेक्स्ट ये था कि किसी भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करना है, ये उसने यहाँ पे स्टैंडर्ड सिर्फ जनरली बताया हुआ है, सॉल्व नहीं करके बताया हुआ, ये जनरली एक तरीकाकार यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर जो है वो तरीकाकार बताएगा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं भी एक आप लोगों को यहाँ पे जनरली बता देता हूँ कि गिवन आपके पास एक लीनियर इक्वेशन होगी, वी सॉल्व दैट द इक्वेशन dy ओवर dx प्लस p ऑफ एक्स y इज इक्वल टू q ऑफ x, कि आपने सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो गिवन है dy ओवर dx प्लस p ऑफ एक्स y इज इक्वल टू q ऑफ x। नेक्स्ट वो कह रहा है बाय मल्टीप्लाइंग both sides by a positive function v of x that transform the left side into the derivative of product v of x y. We will show how to find v in a moment, but first we want to show how once found it provide the solution we seek. Here is y multiplied by v of x works. यहाँ पे स्टार्ट में यहाँ पे आप लोग याद रखें, जब भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन लेना है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आप एक फंक्शन होता है v ऑफ x, उस v ऑफ x को आपने बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देना है। और v ऑफ x की वैल्यू ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि जिसको मल्टीप्लाई करने से लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास वही v ऑफ x, और अगर उसको y के साथ उसका प्रोडक्ट लिया जाए तो वो कंप्लीट लेफ्ट साइड बन जाती है। मतलब ऐसे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड और राइट साइड को कि लेफ्ट साइड पे आपके पास जिस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया था वो फंक्शन और y, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाए, मतलब अगर इन दोनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। अगेन बता रहा हूं कि v ऑफ x ऐसा फंक्शन होगा जिसके साथ उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा फंक्शन होगा कि जिसको मल्टीप्लाई करने से लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास वही v ऑफ x और उसके साथ y जो आएगा वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट आपके पास एक उन दोनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव बन जाएगा, एक प्रोडक्ट रूल बन जाएगा डेरिवेटिव के लिहाज से। अब नेक्स्ट वो यहाँ पे जस्ट ये बता रहा है कि v ऑफ x को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, लेकिन नीचे वाले प्रोसीजर के अंदर उसने बताया है कि v ऑफ x जिससे मल्टीप्लाई करना है वो होगा क्या। आप लोगों को बता देता हूँ कि v ऑफ x जिस टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
एक ऐसा फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास इंटीग्रेशन आ जाए। जैसे ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास है dy ओवर dx प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x। इसको यहाँ पे उसने बताया है कि ओरिजिनल इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट अब क्या करेंगे कि v ऑफ x से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा v ऑफ x। अब पूरी इक्वेशन को v ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे जस्ट वो बता रहा है कि v ऑफ x को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा। ये आपके पास बन जाएगा v ऑफ x dy ओवर dx प्लस px, यहाँ भी v ऑफ x साथ आ जाएगा, v ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x साथ v ऑफ x आ जाएगा। ये उसने बताया था कि v ऑफ x को मल्टीप्लाई करने से लेफ्ट हैंड साइड पे जो v ऑफ x जिस वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई किया था वो और साथ y, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है v ऑफ x q ऑफ x। तो बोथ साइड्स इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन और d ओवर dx कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा v ऑफ x डॉट y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आ जाएगा इंटेग्रल v ऑफ x q ऑफ x। तो यहाँ पे आपके पास y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आएगा 1 ओवर v ऑफ x इंटेग्रल v ऑफ x q ऑफ x d ऑफ x। वो यहाँ पे बता रहा है इक्वेशन 2 एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इन टर्म ऑफ फंक्शन v ऑफ x एंड q ऑफ x। वी कॉल v ऑफ x एज इन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कि जिस टर्म से आपने मल्टीप्लाई किया था उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर इक्वेशन 1 बिकॉज इट्स प्रेजेंस मेक्स द इक्वेशन इंटेग्रेबल। इसकी प्रेजेंस जो है ये इसकी आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके पास एक इंटीग्रेशन जो है उसको जनरेट करती है, इसलिए इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे वो v ऑफ x आप लोगों के पास होगा क्या, आखिर आपने डायरेक्टली ही वो v ऑफ x क्या लेना है जिसको आपने पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब अभी तक हमने जो सीखा कि लीनियर इक्वेशन का सल्यूशन कैसे होगा, कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक v ऑफ x एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे जिसको पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उस इक्वेशन के साथ v ऑफ x को मल्टीप्लाई करने का ये फ़ायदा होगा कि उसके मल्टीप्लिकेशन के बाद आप लोगों के पास वो एक डायरेक्टली ही बोथ साइड्स पे इंटीग्रेशन की फॉर्म में बन जाएगा। अब यहाँ पे उसने ये समझाया है कि वो v ऑफ x आपके पास होगा क्या, आखिर आप उस v ऑफ x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि गिवन इक्वेशन के अंदर आपके पास जो होती है गिवन इक्वेशन वो तो होती है dy ओवर dx प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x। तो अब किसी न किसी तरह वो p ऑफ x या q ऑफ x को यूज़ करके उसने अभी बताना है कि अभी आपके पास उस v की वैल्यू आप क्या लेंगे। Why does not the formula for p of x appear in the solution as well? ठीक है, यही बातें हैं। नेक्स्ट है कि आपके पास ये गिवन देखें लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप देखें तो आपके पास ये था ना कि d ओवर dx इंटू वी ऑफ y, ये इक्वल टू किसकी होता है, ये इक्वल होता है v dy ओवर dx प्लस p ऑफ x v ऑफ y। ये देखें ये कंप्लीट टर्म इसके इक्वल होती है। यहाँ पे उसने समझाने के लिए यहाँ पे वही लिख दिया कि d ओवर dx इंटू वी वाई इज इक्वल टू v dy ओवर dx प्लस p वी वाई। नेक्स्ट क्या किया, अब इसका आप प्रोडक्ट रूल ओपन कर दें तो ये क्या बन जाएगा, v एज इट इज साथ आ जाएगा dy ओवर dx प्लस y एज इट इज आ जाएगा साथ आ जाएगा dv ओवर dx इज इक्वल टू राइट साइड पे जाएगा v dv और dx प्लस p v y। अब ये v dv और dx एंड v dv और x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास बचेगा y dv और dx इज इक्वल टू p v y। बोथ साइड्स पे आपके पास कोई टर्म कैंसिल हो रही है, यहाँ पे y कैंसिल हो रहा है, ये बचेगा dv और dx इज इक्वल टू pv। v को इधर आके डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर आप v को इधर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये क्या बनेगा, ये फंक्शन ऑफ v बन जाएगा dv और v इज इक्वल टू p dx। इंटेग्रेबल बोथ साइड्स पे करेंगे तो इंटेग्रल लेने से ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ v, क्योंकि v के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ v इज इक्वल टू p dx। नेक्स्ट बोथ साइड्स पे एक्सपोनेंशियल ले लें,
एक्सपोनेंशियल एंड नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा b, तो v इज इक्वल टू आएगा e रेज़ पावर p dx। तो ये वाली वो वैल्यू होगी v इज इक्वल टू e रेज़ पावर p ऑफ x, जिसको आप गिवन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जो बात यहाँ पे उसने कही थी कि v ऑफ x से आपने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन को, वो v ऑफ x आपके पास क्या होगा कि v इज इक्वल टू होगा e रेज़ पावर इंटेग्रल p ऑफ x। तो आप लोगों ने अब याद रखना है कि जो आपके पास इंटीग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू v इज इक्वल टू आपके पास आएगा e रेज़ पावर इंटेग्रल p dx। इसको यूज करके आप v की वैल्यू लेंगे और फिर गिवन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो p तो आपको ऑलरेडी गिवन इक्वेशन में मिल जाएगा, आप उसको यहाँ पे यूज करके इंटीग्रेट कर सकते हैं इजिली। तो इस टर्म को v इज इक्वल टू e रेज़ पावर इंटेग्रल p ऑफ x को आप बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। यहाँ पे उसने बताया, ये अब उसने सोल्यूशन के लिए भी यहाँ बताया, टू सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y प्राइम प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमेशा जब भी आपने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो आप गिवन इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम जाते हैं इक्वेशंस का सोल्यूशन किस तरह निकालने हैं। तो आपके पास गिवन इक्वेशन है कि सॉल्व द इक्वेशन है x dy ओवर dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3y। तो फर्स्ट आप इसको क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कैसे होगा, पूरी इक्वेशन को पहले y के साथ डिवाइड कर दो, क्योंकि dy ओवर dx आपके पास अलग होना चाहिए। ये बन गया dy ओवर dx इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर x प्लस 3y ओवर x। तो x स्क्वायर ओवर x सिर्फ x बचा और 3y ओवर x आपके पास लेफ्ट साइड पे आके आपके पास आ गया माइनस 3 ओवर एक्स वाई। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई dy ओवर dx माइनस 3 ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे आप लोग पहले चूज करें p ऑफ x और q ऑफ x। तो p ऑफ x आपके पास क्या होगा, p ऑफ x होगा e माइनस 3 ओवर x। क्या होगा p ऑफ x, p ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3 ओवर x। तो p ऑफ x आपके पास आ जाएगा माइनस 3 ओवर x। ठीक है, अब आपने पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेने के बाद उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी याद करें कि मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का फार्मूला क्या बताया है, ये बताया था कि v इज इक्वल टू e रेज़ पावर इंटेग्रल p dx। तो आप यहाँ पे लिखें v ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ पावर इंटेग्रल p ऑफ x। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e रेज़ पावर इंटेग्रल माइनस 3 ओवर x d ऑफ x। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन कर देंगे, ये माइनस 3 बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल के अंदर बचेगा ये बचेगा माइनस 3 इंटेग्रल 1 ओवर x। 1 ओवर x की इंटीग्रेशन क्या होते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x, इसलिए ये बन गया e रेज़ पावर माइनस 3 नेचुरल लॉग ऑफ x। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं कि e रेज़ पावर नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर 3, क्योंकि नेचुरल लॉग की जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन जो टर्म हो रहे थे वो जाके वेरिएबल की पावर बन जाती है। ये बन गया e रेज़ पावर नेचुरल लॉग ऑफ x रेज़ पावर 3। तो एक्सपोनेंशियल एंड नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास आ गया 1 ओवर x रेज़ पावर 3। तो आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया v ऑफ x वो आ गया 1 ओवर x रेज़ पावर 3 या 1 ओवर x की क्यूब। ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब इस हमेशा आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे ही निकाला करना है कि पहले p ऑफ x की वैल्यू निकाली, फिर उस p ऑफ x की e रेज़ पावर इंटेग्रल करके साथ p ऑफ x की वैल्यू लगा के आपने उसको फिर ऊपर इंटीग्रेट करके साथ एक्सपोनेंशियल के साथ हल करके आप लोगों ने इस तरह उसका निकालना इंटीग्रेशन फैक्टर। अब इस इंटीग्रेशन फैक्टर को आप इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी जो इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आई थी उसके साथ मल्टीप्लाई करें।
तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे 1/x³ इंटू ये कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई कि dy/dx माइनस 3/xy इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1/x³ डॉट आपके पास साथ आ गया x। ये 1/x³ दोबारा बता रहा हूँ कि 1/x³ मेरे पास आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैंने क्या किया, जब मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आई थी उस पूरे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया है। आप इसको पहले dy/dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1/x⁻³ साथ आ जाएगा dy/dx माइनस आप इसको 3/x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -3/x⁴ साथ आ जाएगा y इज इक्वल टू ये x, यहाँ x³ है तो बचेगा x², तो ये आपके पास आ जाएगा 1/x²। एक बात याद रखो, यहाँ पे उसने ऑलरेडी बताया था कि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या बन जाएगी v(x), मतलब उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर और साथ y के डेरिवेटिव का प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे उसने जनरली आपको स्टार्ट में बताया था कि जब भी आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली आपके पास v(x) और y के डॉट प्रोडक्ट का डेरिवेटिव बन जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे लिख दें, डायरेक्टली ही आपने लिख देना है 1/x³ जो आपके पास वो v(x) था, y के साथ उसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड 1/x² था। अगर आप इसको आप वैसे भी देखें तो आपके पास ये इटसेल्फ यही बन जाएगा। अब बोथ साइड्स पे इंटीग्रेट कर दें, लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा 1/x³ y इज इक्वल टू राइट साइड पे आएगा इंटेग्रल 1/x² dx। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करें। याद रखें यहाँ पे जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास कांस्टेंट c आ जाएगा, तो 1/x³ आपके पास ऊपर जाके बनेगा x⁻⁻² dx, पावर रूल लगेगा तो आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी -1/x, साथ आ जाएगा +c। तो y निकालने के लिए आपके पास x³ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x³ इंटू आपके पास ये सारी टर्म आ जाएगी -1/x +c। आप इस y³ को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये x से ये x³ का एक x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -x² प्लस साथ आ गया cx⁻³ cx³। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है फाइंड पार्टिकुलर सोल्यूशन, कि आपने पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है 3x(y') का मतलब वही dy/dx है कि 3y dy/dx माइनस y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 सेटिस्फाइंग। साथ इसकी बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की। ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे उसने इसकी बाउंड्री कंडीशन भी दे दी। यहाँ आपके पास x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू -2 है। पे हमेशा इनिशियल वैल्यू किसके लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होती हैं टर्म्स या आपके पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कि जो एंड पे आपके पास इस तरह का एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं आप इजीली, कि उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के फिर दोबारा वहाँ पुट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है कि आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह किया है कि dy/dx p(x)y इज इक्वल टू q(x). तो dy/dx बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 3x के साथ डिवाइड कर देंगे। यहाँ आ जाएगा आपके पास y' माइनस यह आ जाएगा 1/3x y इज इक्वल टू राइट साइड पे आएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1/3x। देन आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपके पास देखें तो ये थोड़ा पिक्चर जो है ये सही नहीं आई, PDF में आपको सही समझ आ जाएगी इसकी। यहाँ पे आपके पास -1/3x आपके पास ये जो है -1/3x ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, e⁻⁻1/3x। तो ये v इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे इंटेग्रल -1/3 तो ये आपके पास क्या बन जाएगा कि -1/3 अलग कर दें, सिर्फ x बच जाएगा 1/x। तो 1/x की इंटीग्रेशन आपके पास होती है नेचुरल लॉग ऑफ x, फिर -1/3 यहाँ पे x की पावर बन जाएगी, e और नेचुरल लॉग आपस में ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास x की पावर -1/3 आपके पास
यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। ये थोड़ा मध्यम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके पास x आएगा x की पावर -1/3 इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा था कि y'(dy/dx)। एक तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और साथ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको पास ये बन जाता है कुछ इस तरह से कि d/dx हमेशा कि वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ y के आ जाता है, और फिर उसको आप क्या करते हैं, बोथ साइड्स पे इंटीग्रेट करते हैं। यही प्रोसीजर लगा के उसने डायरेक्ट लिख दिया है। ये आपके पास आया x की पावर 1/3y इज इक्वल टू आ गया 1/3 इंटेग्रल नेचुरल लॉग ऑफ x -1/3x या x रेज़ पावर -4/3d ऑफ x। अब बोथ साइड पे इंटीग्रेट करेंगे तो बोथ साइड पे आपके पास इंटीग्रेशन करने के बाद अब बोथ साइड पे इसको इंटीग्रेट करें, तो बोथ साइड पे इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। देखें ये पहले तो ये x रेज़ पावर -1/3 इधर है, इसको डिवाइड करने से पहले आप इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। उसने क्या किया, उसने इसको अलग अलग करके लिख दिया है। अलग अलग कैसे करके लिखा है, ये आपके पास क्या था, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का उसने फार्मूला यहाँ पे लगाया है। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में ये आपके पास फर्स्ट एज इट इज एंड साथ क्या होता है, इंटेग्रल ऑफ 7 इंटेग्रल ऑफ सेकंड प्लस इंटेग्रल आपके पास डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होता है। मतलब इस टर्म के ऊपर आपने लगाना है जो आपके पास होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के बाद यहाँ आपके पास ये आंसर आ जाएगा x रेज़ पावर -1/3 y इज इक्वल टू आ जाएगा -x रेज़ पावर 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 -3 x रेज़ पावर -1/3 प्लस x। तो आपके पास इसका सोल्यूशन इस 1/3 को इधर डिवाइड करने के बाद आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू माइनस इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x + 4 प्लस c ऑफ x की पावर 1/3। अब नेक्स्ट यहाँ पे उसने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर ये बाउंड्री भी बताई थी कि y(1) इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा और y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -2 पुट कर देंगे तो c की वैल्यू आपके पास c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। c इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो y के साथ आपके पास ये कंप्लीट इसका सोल्यूशन बन जाएगा। मैंने यहाँ पे जस्ट v की वैल्यू जो है वो साथ पुट कर दी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ये जगह थी, यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने में इशू आ रहा था कि पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को देन मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आपने यहाँ पे यूज़ करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें आप लिखते थे कि फर्स्ट एज इट इज़ देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड प्लस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड प्लस ये साथ सी का आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट। मतलब इस टर्म के ऊपर यूज़ कर देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आपके पास आज का लेक्चर है। ये अभी आप लोगों के सीआर को मैं इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो सेंड कर देता हूँ, और इसके रिलेटेड और जो आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था आयलर इक्वेशन या आयरन मेथड, इनके रिलेटेड एक मैं असाइनमेंट आप लोगों को आज इंशाल्लाह भेज दूँगा जो आपने इस वीक के अंदर सबमिट करवानी है, क्योंकि आप लोगों की 2 असाइनमेंट्स जो हैं वो मिड टर्म से पहले ज़रूरी हैं। ये आपकी 2 असाइनमेंट्स तभी ही कंप्लीट होंगी। आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों के ये टॉपिक जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब आप लेक्चर देखेंगे आज लेक्चर पढ़ने के बाद जब हमारी जूम मीटिंग होगी तो आप लोगों इसके रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं, जिसने जो भी पूछना होगा वो पूछें, और जब आपको ये समझ आ जाए उसके बाद आप लोगों इसके रिलेटेड जो है वो असाइनमेंट भी तैयार कर लें।